सुन लो, यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक बहुत बहुत जरूरी अध्याय पर बात करने वाले हैं। जी। चैप्टर 13 टुवर्ड अ ब्यूरोक्रेटिक एथिक, यानी एक नौकरशाही नैतिकता की ओर। बिल्कुल। ये अध्याय यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर अगर हम एथिक्स और गवर्नेंस के पेपर्स की बात करें। हाँ, क्योंकि ये सीधे सीधे इस सवाल से जुड़ा है कि जो लोग देश चलाते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, वो सही और गलत का फैसला आखिर करते कैसे हैं। सही कहा। ये सिर्फ नियमों या कानूनों की बात नहीं है, ये नैतिकता एथिक्स की गहरी समझ की बात है। और ये समझना कि सरकारी कामकाज में ये नैतिकता विकसित कैसे हुई, इसमें क्या चुनौतियां हैं। और हाँ, वो पब्लिक इंटरेस्ट वाली बात, उसे तय करने के अलग अलग फिलोसॉफिकल दार्शनिक नजरिए क्या हैं और फिर असल में उसे लागू कैसे किया जाता है। जी हाँ, हम कोशिश करेंगे कि हर पहलू को बारीकी से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहन विश्लेषण को। सबसे पहले लोक प्रशासन में नैतिकता का उदय, द राइज ऑफ पब्लिक सेक्टर एथिक्स। ये हमेशा से इतना अहम नहीं माना जाता था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआती सोच तो यही थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने नियम हैं। जैसे साइंस होता है, वो नैतिक या अनैतिक नहीं होता, वो बस होता है। अच्छा, मतलब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पर जोर था, नैतिकता पर उतना नहीं। हाँ बिल्कुल। लेकिन 20वीं सदी के मध्य तक आते आते ये सोच बदलने लगी। स्कॉलर्स ने और जैसा हम देखेंगे प्रशासकों ने खुद महसूस किया कि नहीं, नैतिकता ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का एक अभिन्न अंग है, इसे अलग नहीं किया जा सकता। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताता है, कि इसकी शुरुआत प्रैक्टिसिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स ने की, मतलब उन लोगों ने जो असल में काम कर रहे थे। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्कॉलर्स या पॉलिटिशियन से भी पहले जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों ने इसकी जरूरत महसूस की। जैसे कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल। सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है 1924 का। इंटरनेशनल सिटी काउंटी मैनेजमेंट एसोसिएशन ICMA ने एक कोड ऑफ एथिक्स यानी आचार संहिता अपनाई। 1924, काफी पहले? हाँ, और इसका मकसद क्या था? उस समय अमेरिका में म्युनिसिपल रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा था। भ्रष्टाचार बहुत था, तो उसे मिटाना और सरकारी काम में एफिशिएंसी बढ़ाना, ये मुख्य लक्ष्य थे। तो ये कोड उसी दिशा में कदम था। ये तो वाकई ग्राउंड ब्रेकिंग रहा होगा उस समय। जी। और इसके बाद दूसरे पब्लिक प्रोफेशंस ने भी इसे देखा और अपनी अपनी संहिताएं बनानी शुरू की। साथ ही एथिक्स ट्रेनिंग पर भी जोर दिया जाने लगा। लेकिन ASPA, मतलब अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो इस फील्ड का सबसे बड़ा एसोसिएशन माना जाता है, उसने तो शुरू में कोड अपनाने से मना कर दिया था। हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। 1938, 1949 में भी ASPA ने कोड अपनाने से इनकार कर दिया। सोचिए, उस समय शायद वो भी उसी पुरानी सोच में थे कि प्रशासन तो न्यूट्रल है। लेकिन आखिरकार उन्हें भी मानना पड़ा। काफी बाद में 1984 में जाकर ASPA ने अपना पहला कोड अपनाया। फिर उसे 1994 में रिवाइज किया और 2013 में तो एक नया कोड ही ले आए। और ये नया कोड शायद ज्यादा व्यापक था। हाँ, ये स्पेशलाइज्ड पब्लिक प्रोफेशंस तक भी पहुंचता है। तो ये विकास दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे नैतिकता को केंद्रीय महत्व मिला। इसमें यूनिवर्सिटीज का भी बड़ा रोल रहा। अच्छा, वो कैसे? जो नेशनल एक्रेडिटिंग बॉडी है, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय है, जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स को मान्यता देती है, उसने ग्रेजुएट एजुकेशन में, मतलब मास्टर्स लेवल पर एथिक्स पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। ओह, तो अब ये करिकुलम का हिस्सा बन गया। जी। और अब तो आप कोई भी इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट बुक उठाकर देख लीजिए लोक प्रशासन की, उसमें एथिक्स पर एक सेक्शन या चैप्टर जरूर मिलेगा। ये तो हुई प्रोफेशनल एसोसिएशंस और एकेडमिक्स की बात। सरकारों का क्या? वो कब जागी? सरकारें थोड़ी पीछे थीं, ये सच है, लेकिन मिड 20वीं सेंचुरी तक, यानी 1950s के आसपास, वो भी जरूरत को मानने लगी। और आज क्या स्थिति है? आज की स्थिति देखें तो आंकड़े बताते हैं कि गवर्नमेंट वर्कर्स, सरकारी कर्मचारी, करीब 47%, नॉन प्रॉफिट एम्प्लॉइज, गैर लाभकारी कर्मचारी 44%, या बिजनेस पीपल, व्यवसायी 38% से ज्यादा ये रिपोर्ट करते हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन संगठन में एक पूरा एथिक्स एंड कंप्लायंस प्रोग्राम मौजूद है। अरे वाह, मतलब सरकारी क्षेत्र में इस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कम से कम स्ट्रक्चर के स्तर पर। हाँ। अब आते हैं फेडरल एथिक्स पर, अमेरिकी संदर्भ में। ये हमारे लिए गवर्नेंस मॉडल समझने के लिहाज से जरूरी है। हाँ, देखते हैं वहाँ कैसे हुआ। यूएस कांग्रेस ने पहला जनरल कोड ऑफ एथिक्स 1958 में लागू किया। ये एक शुरुआत थी। और फिर वो मशहूर एथिक्स इन गवर्नमेंट एक्ट।
हाँ, वो आया 1978 1978 में। इसने मौजूदा कोड को और बढ़ाया और 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं बनाई, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स OGE, सरकारी नैतिकता कार्यालय, और ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट काउंसिल, स्वतंत्र परामर्शदाता कार्यालय। इनका काम क्या था? इनका मुख्य काम था सरकारी अधिकारियों के आचरण की जांच करना, खासकर हाई लेवल ऑफिशियल्स की। ये अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम था। और उसी साल सिविल सर्विस रिफॉर्म एक्ट, सिविल सेवा सुधार अधिनियम 1978 1978 भी आया था। जी हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें मेरिट सिस्टम प्रिंसिपल्स, योग्यता प्रणाली सिद्धांत बताए गए कि भर्तियां और प्रमोशन योग्यता के आधार पर हो, और साथ ही प्रोहिबिटेड पर्सनल प्रैक्टिसेस भी गिनाई गई। मतलब वो काम जो मैनेजर नहीं कर सकते, जैसे भेदभाव या राजनीतिक पक्षपात। इनमें से कई बातें सीधे सीधे नैतिकता से जुड़ी थी। तो मतलब शर्त और नियम बनने लगे। फिर OGE ने 1992 में पहला कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जारी किया। करीब 40 पेज का दस्तावेज था ये। 40 पेज? इसमें क्या खास था? ज्यादातर ध्यान फाइनेंशियल इंटरेस्ट, वित्तीय हित, और इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता पर था। मतलब अधिकारियों के अपने वित्तीय हित उनके सरकारी फैसलों को प्रभावित न करें और वो निष्पक्ष रहें। और ये स्टैंडर्ड्स बाद में रिवाइज भी हुए? हाँ, 2016 में इनमें संशोधन हुआ। इसमें कुछ नई बातें जोड़ी गईं, जैसे नए कर्मचारियों के लिए एथिक्स एजुकेशन को बेहतर बनाना, सुपरवाइजर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं नैतिकता बनाए रखने में, और इंस्पेक्टर्स जनरल की भूमिका को और मजबूत करना। इंस्पेक्टर्स जनरल? ये तो जांच करने वाले होते हैं ना? जी, ये हर विभाग में एक तरह के इंटरनल वॉचडॉग्स होते हैं। अच्छा, और कांग्रेस के लिए भी कुछ अलग से बना? हाँ, 2008 में एक बड़ा लॉबिंग स्कैंडल हुआ था। उसके बाद ऑफिस ऑफ कांग्रेशनल एथिक्स, कांग्रेस संबंधी नैतिकता कार्यालय बनाया गया। इसके बारे में कहा गया है कि ये अच्छा काम करने वाली ताकत है। इसका कोई सबूत? मतलब क्या इसने वाकई कुछ किया? इसका एक बड़ा सबूत 2017 में मिला। जब नई कांग्रेस आई तो पहले ही दिन कुछ सदस्यों ने इसे खत्म करने की कोशिश की। अरे क्यों? शायद ये ज्यादा सख्ती से जांच कर रहा था, लेकिन हुआ ये कि आम जनता की तरफ से जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। फोन कॉल्स, ईमेल्स की बाढ़ आ गई सांसदों के पास। अच्छा, जनता ने विरोध किया। हाँ, और इतना दबाव बना कि उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा और उस ऑफिस को बहाल रखना पड़ा। ये दिखाता है कि जनता अगर जागरूक हो तो नैतिकता के संस्थानों को बचाया जा सकता है। ये तो कमाल की बात है। लेकिन एक बात और है, स्रोत कहता है कि करीब 9,000 फेडरल एम्प्लॉइज नैतिकता कार्यक्रमों में काम करते हैं। ये संख्या तो बहुत ज्यादा लगती है। हाँ, ये संख्या वाकई बहुत ज्यादा है, और इसका एक कारण ये बताया जाता है कि नैतिकता से जुड़े नियम इतने ज्यादा जटिल, कॉम्प्लेक्स और बोझिल, कम्बरसम हो गए हैं कि उन्हें समझने और लागू करने के लिए ही इतने लोगों की जरूरत पड़ रही है। क्लैरिटी की कमी है। मतलब नियमों का जाल बन गया है एक तरह से। कुछ हद तक, हाँ। अब आते हैं ग्रासरूट्स एथिक्स पर, यानी राज्य और स्थानीय स्तर पर नैतिकता, स्टेट एंड लोकल एथिक्स इन द US। फेडरल लेवल के बाद अब राज्यों की बारी। पहला स्टेट कौन सा था जिसने कोड बनाया? पहला स्टेट एथिक्स कोड, राज्य नैतिकता संहिता, न्यूयॉर्क में बना 1954 में। अच्छा, फेडरल कोड से भी पहले? जी हाँ, और आज की तारीख में 50 में से 47 राज्यों में किसी न किसी तरह का कोड मौजूद है। सुनने में तो अच्छा लगता है कि 47 राज्यों में कोड है। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन स्रोत कहता है कि इनमें से ज्यादातर संतोषजनक नहीं है। मतलब क्या कमी है? एक विश्लेषण में 6 बुनियादी क्षेत्रों को देखा गया, और आधे से ज्यादा राज्यों में इन 6 में से 4 भी ठीक से कवर नहीं होते। वो 6 क्षेत्र कौन से हैं? ये याद रखने लायक होंगे। बिल्कुल। पहला, एक एथिक्स कोड का होना। दूसरा, मैंडेटरी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, मतलब अपनी संपत्ति वगैरह बताना। तीसरा, ऑनोरेरिया, यानी मानदेय पर सीमा, यानी बाहर से मिलने वाले पैसों पर रोक। ठीक है, 3 हो गए। चौथा, लॉबिस्टों से मिलने वाले उपहारों पर सीमा। पांचवा, पोस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी के बाद रोजगार पर सीमा, मतलब रिटायर होने के बाद आप तुरंत उन्हीं कंपनियों के लिए काम न करने लगे जिनसे आप डील करते थे। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और छठा, स्टेट एजेंसीज, यानी राज्य एजेंसियों के सामने अपने क्लाइंट्स, ग्राहकों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटिंग करने पर सीमा। ये 6 बातें। और इनमें से 4 भी कवर नहीं होते आधे से ज्यादा राज्यों में। ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल। और डिस्क्लोजर की हालत तो और भी खराब है। स्रोत बताता है कि किसी भी राज्य में अधिकारियों के टैक्स रिटर्न्स का खुलासा करना जरूरी नहीं है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स छिपे रहते हैं। क्या? टैक्स रिटर्न्स भी नहीं? नहीं,
और 19 राज्य तो ऐसे हैं जहां विधायकों के भरे हुए डिस्क्लोजर फॉर्म्स ऑनलाइन उपलब्ध ही नहीं है, जनता दिख ही नहीं सकती। ये तो पारदर्शिता की कमी हुई। बहुत ज्यादा। और हद तो यह है कि 3 राज्य, आइडाहो, मिशिगन और वर्मोंट, चुने हुए अधिकारियों से किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिस्क्लोजर मांगते ही नहीं है। कुछ भी नहीं, ये कैसे मुमकिन है? और जहां फॉर्म जमा होते भी हैं वहां भी समस्या है। फंड्स की इतनी कमी है कि शायद 10% से भी कम फॉर्म्स की कोई सब्सटैंटिव रिव्यू होती होगी। मतलब बस फॉर्म जमा हो गया, किसी ने देखा भी नहीं कि उसमें क्या लिखा है। तो ये तो बस खाना पूर्ति हुई एक तरह से। काफी हद तक। फिर एथिक्स कमीशंस की बात आती है। 41 राज्यों में ये बने हुए हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। लेकिन स्रोत कहता है कि ज्यादातर टूथलेस हैं, कमजोर हैं, रिएक्टिव हैं। मतलब जब कोई स्कैंडल होता है तब जागते हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अंडर फंडेड है, पैसा ही नहीं है उनके पास ठीक से काम करने के लिए। इसका कोई आकलन हुआ है? हाँ, एक राष्ट्रीय जांच में 28 राज्यों के कमीशंस को डी या एफ ग्रेड मिला, मतलब बिल्कुल फेल। डी या एफ? ये तो बहुत ही खराब है। मतलब राज्य स्तर पर नैतिकता का ढांचा काफी कमजोर है अमेरिका में। संघीय स्तर की तुलना में काफी कमजोर लगता है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट्स यानी स्थानीय सरकारों में स्थिति थोड़ी बेहतर बताई गई है। अच्छा, शहरों और काउंटियों में वो क्यों? इसका एक कारण काउंसिल मैनेजर प्लान को बताया गया है। ये एक तरह का शासन मॉडल है जहां एक प्रोफेशनल मैनेजर शहर का प्रशासन चलाता है, जिससे राजनीति थोड़ी कम हावी हो पाती है। तो वहां क्या आंकड़े हैं? वहां करीब 86% शहरों और काउंटियों में एथिक्स कोड्स हैं और ये स्टाफ 79% और चुने हुए अधिकारी 83% दोनों को कवर करती हैं। ये तो काफी बेहतर है राज्यों के मुकाबले। हाँ, और 20 राज्य तो ऐसे भी हैं जहां स्थानीय अधिकारियों पर राज्य के कोड ही लागू होते हैं। तो लोकल लेवल पर स्थिति उतनी निराशाजनक नहीं है जितनी राज्य स्तर पर दिखती है। तो ये तो हुई कोड्स और कमीशंस की बात। अब आते हैं असल प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिसिंग एथिकल पब्लिक एंड नॉन प्रॉफिट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब प्रशासक असल में काम कैसे करते हैं, क्या महसूस करते हैं? देखिए, जैसा आपने पहले कहा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स, लोक प्रशासक स्लिपरी एथिकल स्लोप्स पर काम करते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। स्रोत कहता है कि लगभग सभी मानते हैं कि उन्हें काम पर एथिकल डायलेमास का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, लगभग सभी। और करीब 14% प्रशासक तो ये महसूस करते हैं कि उन पर मानकों से समझौता करने का दबाव है। 14%? और ये आंकड़ा पहले से ज्यादा है। हाँ, ये आंकड़ा पहले की स्टडीज के मुकाबले बढ़ा है। तुलना के लिए देखें तो नॉन प्रॉफिट गैर लाभकारी क्षेत्र में ये दबाव 11% लोग महसूस करते हैं और बिजनेस में 10%। ओह, मतलब सरकारी क्षेत्र में दबाव ज्यादा है। आंकड़ों के हिसाब से तो यही लगता है। और एक और दिलचस्प बात सामने आई है। फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार में कर्मचारी जितना ज्यादा समय काम करते हैं, उन्हें उतना ही ज्यादा महसूस होता है कि उनके आसपास का नैतिक माहौल, एथिकल क्लाइमेट बिगड़ रहा है। अरे, ऐसा क्यों? अनुभव के साथ तो बेहतर होना चाहिए। ये थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन इसमें एक पेंच है। अगर उस कर्मचारी का प्रमोशन, पदोन्नति हो जाता है तो ये असर कम हो जाता है। मतलब प्रमोशन मिलते ही माहौल सुधर जाता है। ये कैसे? शायद इसलिए, जैसा स्रोत मजाक में कहता है, कि वो अब खुद उसी समस्या का हिस्सा बन जाते हैं जिसे वो पहले देख रहे थे। ऊंचे पद पर पहुंचकर शायद चीजें अलग नजर आती हैं, या वो खुद उन दबावों का हिस्सा बन जाते हैं। ये इस सेक्शन में हाँ, कुछ सकारात्मक बातें भी हैं। जैसे ये मानने वालों की संख्या घटी है कि उनके सुपरवाइजर्स पर मानकों से समझौता करने का दबाव है। ये 50% से घटकर 35% हो गया है। ये तो अच्छा सुधार है। और 52% फेडरल एम्प्लॉइज मानते हैं कि उनके नेता ईमानदार हैं। ये पहले 55% था। तो थोड़ी गिरावट है, लेकिन फिर भी आधे से ज्यादा लोग अपने नेताओं को ईमानदार मानते हैं। और म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स, नगर पालिका अधिकारी, उनका क्या कहना है? उनका तो कमाल का आंकड़ा है। 100% मानते हैं कि उनके मैनेजर्स, प्रबंधक नैतिक आचरण दिखाते हैं। 100%? ये कैसे हो सकता है? यह आंकड़ा वाकई असाधारण है। शायद लोकल लेवल पर, जैसा हमने पहले भी देखा, चीजें ज्यादा बेहतर हैं, या कम से कम प्रशासकों का अपने लीडर्स पर भरोसा ज्यादा है। और नॉन प्रॉफिट्स, गैर लाभकारी संगठन, उनके बारे में क्या कहा गया है? नॉन प्रॉफिट्स को तो मॉरल लीडरशिप दिखाने वाला बताया गया है। वहाँ 82% कर्मचारी अपने नियोक्ता के नैतिक मूल्यों यानी एथिकल वैल्यूज को सकारात्मक मानते हैं। 82%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, खासकर जब आप इसकी तुलना करते हैं प्राइवेट सेक्टर से, जहां ये आंकड़ा 60% है, और पब्लिक सेक्टर से, जहां ये सिर्फ 30% है। सिर्फ 30%?
पब्लिक सेक्टर में ये आंकड़ा तो बहुत चौंकाने वाला है। सरकारी कर्मचारियों का अपने संगठन के नैतिक मूल्यों पर इतना कम भरोसा। जी, ये आंकड़ा वाकई ध्यान खींचता है और सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसा क्यों है। अब बात करते हैं कमिटिंग टू एथिक्स, नैतिकता के प्रति प्रतिबद्धता की। क्या प्रशासक वाकई नैतिकता को लेकर कमिटेड है? आंकड़े तो यही दिखाते हैं। जो टॉप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स, शीर्ष लोक प्रशासन कार्यक्रमों से ग्रेजुएट्स निकलते हैं, उनसे जब पूछा गया कि सबसे महत्वपूर्ण स्किल क्या है जो उन्होंने सीखी, तो उन्होंने मेंटेनिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स, नैतिक मानकों को बनाए रखना को सबसे ऊपर रखा। अच्छा, मतलब वो इसे जरूरी मानते हैं। हाँ, और एथिक्स ट्रेनिंग जो करीब 54% स्थानीय सरकारें देती हैं, एथिक्स ऑफिशियल से बातचीत करना और नैतिकता के नियमों का ज्ञान होना, ये सब चीजें नैतिक माहौल, एथिकल एनवायरनमेंट और सलाह लेने के व्यवहार को पॉजिटिव रूप से प्रभावित करती हैं। मतलब ट्रेनिंग और जानकारी से फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और 75% से ज्यादा मैनेजर्स अब मानते हैं कि नैतिकता सशक्त हो सकती है। मतलब ये सिर्फ बोझ नहीं बल्कि ताकत भी दे सकती है। यह आंकड़ा पहले 66% था। ये अच्छी बात है। और सिटी मैनेजर्स अपने प्रोफेशन के कोड को काफी अच्छी तरह जानते हैं, ऐसा पाया गया है। तो प्रतिबद्धता दिखती है। अब एक और दिलचस्प सवाल, अ हायर एथिकल स्टैंडर्ड। क्या लोक प्रशासक खुद को दूसरों से ज्यादा नैतिक मानते हैं? हाँ, ऐसा लगता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स खुद को ज्यादातर लोगों से, जैसे चुने हुए और नियुक्त अधिकारी, सीनियर मैनेजर्स, व्यवसायी, यहाँ तक कि टैक्स पेयर से भी ज्यादा नैतिक मानते हैं। अच्छा, और घोटालों पर उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? वो घोटालों पर आम जनता से ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनके पेशे को बदनाम करते हैं। लेकिन क्या वो नॉन प्रॉफिट वालों से भी खुद को ज्यादा नैतिक मानते हैं? नहीं, ये दिलचस्प है। वो नॉन प्रॉफिट काउंटरपार्ट्स, गैर लाभकारी समकक्षों से ज्यादा नैतिक होने का दावा नहीं करते। और एक स्टडी में पाया गया कि नॉन प्रॉफिट एम्प्लॉइज, गैर लाभकारी कर्मचारियों को अपनी नौकरी में अपनी अंतरात्मा कॉन्शियंस का उल्लंघन करने की जरूरत कम पड़ती है सरकारी कर्मचारियों की तुलना में। तो अब आते हैं असल व्यवहार पर, वॉकिंग द एथिकल वॉक। बातें तो बहुत हुई, पर असल में होता क्या है? देखिए, यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। तीनों सेक्टर्स में, सरकारी, गैर लाभकारी और निजी, आधे से ज्यादा कर्मचारी कहते हैं कि उन्होंने पिछले साल अपने कार्यस्थल पर कोई ना कोई मिसकंडक्ट, कदाचार देखा है। आधे से ज्यादा? किस तरह का कदाचार? इसमें छोटी मोटी चीजों से लेकर गंभीर बातें तक शामिल हैं, जैसे इंटरनेट अब्यूज, नियमों का उल्लंघन, झूठ बोलना, भेदभाव से लेकर चोरी या घूसखोरी तक। ओह, मतलब समस्या तो है। समस्या है, लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण लेकिन है, हाँ, सबसे जरूरी बात, गवर्नमेंट वर्कर्स, सरकारी कर्मचारी ऐसे कदाचार की रिपोर्ट करने की संभावना कहीं ज्यादा रखते हैं, जिसे हम विसल ब्लोइंग कहते हैं। अच्छा, कितना ज्यादा? 87%, 87%। सरकारी कर्मचारी जिन्होंने कदाचार देखा, उनमें से 87%, 87% ने उसकी रिपोर्ट की, जबकि नॉन प्रॉफिट क्षेत्र में यह आंकड़ा 59% है और फॉर प्रॉफिट यानी निजी क्षेत्र में सिर्फ 46%। 87 बनाम 46, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। और ये बैराही शाफ्ट, तत्परता, मतलब रिपोर्ट करने की ये इच्छा सरकारी कर्मचारियों में बढ़ भी रही है। ये वाकई सराहनीय है। ये दिखाता है कि सिस्टम में खामियां हो सकती हैं, लेकिन अंदर से उसे सुधारने की इच्छा और साहस सरकारी कर्मचारियों में ज्यादा है। ये वाकई एक उम्मीद जगाने वाली बात है। तो क्या इस सब का कोई असर पड़ता है? मतलब, डू मॉरल्स मैटर? क्या नैतिकता मायने रखती है? क्या नैतिक माहौल से सच में कोई फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। शोध इस बात को साफ तौर पर दिखाते हैं। जिन सरकारों में लो एथिकल क्लाइमेट होता है, मतलब जहां नैतिकता को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, वहां क्या होता है? क्या होता है? वहां नागरिकों, सिटीजन्स और व्यवसायों, बिजनेसेस को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जनता से शिकायतें, कंप्लेंट ज्यादा आती हैं। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस, जवाबदेही, मतलब जनता की जरूरतों पर ध्यान देना, की अनदेखी होती है। मतलब शासन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस गिर जाती है। बिल्कुल। और इसके विपरीत जहां हाई एथिकल क्लाइमेट होता है, खासकर जहां प्रबंधक, मैनेजर्स खुद अच्छा उदाहरण, रोल मॉडल पेश करते हैं, वहां बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव दिखते हैं। जैसे कि वहां कर्मचारी कम बीमार पड़ते हैं। वो मानते हैं कि उनका विभाग पैसे का बेहतर मूल्य देता है। वो अपनी नौकरी में बने रहना चाहते हैं, मतलब टर्नओवर कम होता है। और वहां सरकार के खिलाफ मुकदमे कम होते हैं। सरकार की बॉन्ड रेटिंग बेहतर होती है, जिससे उन्हें सस्ता कर्ज मिल सकता है। और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स, उत्पादकता सुधार लागू होने की संभावना भी ज्यादा होती है। वाह,
मतलब नैतिकता सिर्फ अच्छी बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल सेंस में भी फायदेमंद है। बिल्कुल, ये सिर्फ मॉरल आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये परफॉर्मेंस आर्ग्यूमेंट भी है। और एक और महत्वपूर्ण बात, एथिक्स, नैतिकता और कॉम्पिटेंस, क्षमता। क्या इनमें कोई संबंध है? हाँ, गहरा संबंध है। हाई एथिक्स, उच्च नैतिकता, और हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस, उच्च प्रशासनिक क्षमता, अक्सर साथ साथ चलते हैं। एक विश्लेषण ने तो यहां तक पाया कि वर्चू, गुण, और कॉम्पिटेंस, क्षमता, व्यवहार में बहुत समान है, क्योंकि गुण प्रबंधकीय दक्षताओं का एक अभिन्न अंग है। मतलब नैतिक होना आपको एक बेहतर प्रशासक भी बनाता है। ऐसा लगता है। एक और स्टडी में पाया गया कि उच्च नैतिक मानकों वाले पब्लिक एग्जीक्यूटिव्स, लोक अधिकारी, अपने सहकर्मियों के साथ ज्यादा पॉलिसी डिबेट्स, नीतिगत बहस जीतते हैं। अच्छा, क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उनकी बातों में वजन होता है, उन पर भरोसा ज्यादा होता है। तो संक्षेप में कहें तो उच्च नैतिकता बेहतर शासन, बेटर गवर्नेंस और सफल करियर्स, सक्सेसफुल करियर्स दोनों से जुड़ी हुई है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। तो नैतिकता जरूरी है, प्रशासक कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अब आते हैं उस सबसे मुश्किल सवाल पर, ब्यूरोक्रेसीज बेन, डिटर्मिनिंग द पब्लिक इंटरेस्ट, नौकरशाही का अभिशाप, जनहित का निर्धारण। हाँ, ये ब्यूरोक्रेटिक एथिक, नौकरशाही नैतिकता का शायद सबसे बड़ा और सबसे उलझा हुआ सवाल है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स, लोक प्रशासक आखिर ये तय कैसे करें कि पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में क्या है। और जैसा स्रोत कहता है, इस पर ज्यादा साहित्य भी नहीं है, मतलब इस सवाल से सीधे तौर पर कम ही निपटा गया है। हाँ, ये थोड़ी हैरानी की बात है। देखिए, लेजिस्लेचर में तो आसान है, रिलेटिवली वहां मेजॉरिटी वोट से तय हो जाता है कि क्या कानून बनेगा, क्या नीति होगी। और कोर्ट्स, अदालतें स्टेरे डिसीसिस के सिद्धांत पर चलती हैं, जिसका मतलब है जुडिशियल प्रेसिडेंट का पालन करना, मतलब पहले के फैसलों के आधार पर नए फैसले देना। ठीक है, उनके पास भी एक तरीका है, लेकिन एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी नौकरशाही के पास? उनके पास ऐसा कोई एक स्पष्ट सर्वमान्य तरीका नहीं है। कोई वोटिंग नहीं, कोई तयशुदा मिसालें नहीं जिन्हें हर हाल में मानना हो। तो वो कैसे तय करें कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए क्या सही है? तो फिर विद्वानों ने इस सवाल से कैसे निपटने की कोशिश की है? एक तरीका बताया गया है, ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, नौकरशाही जवाबदेही। ये क्या है? हाँ, कुछ विद्वानों ने इस सीधे सवाल से कि जनहित कैसे तय करें, बचने की कोशिश की है, ऐसा कहा जा सकता है। उनका ध्यान इस बात पर ज्यादा रहा है कि प्रशासकों पर कौन से रिस्ट्रेन्स या कंट्रोल्स काम करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, जो उन्हें लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, नैतिक, एथिकल, कानूनी, लीगल और निष्पक्ष, फेयर निर्णय लेने के लिए एक तरह से बाध्य कंपेल करते हैं। मतलब वो ये नहीं बता रहे हैं कि जनहित क्या है, बल्कि ये बता रहे हैं कि प्रशासक गलत काम क्यों नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। बिल्कुल, उनका तर्क ये है कि अगर ये अवरोध ठीक से काम कर रहे हैं तो प्रशासक जो भी करेंगे वो मोटे तौर पर जनहित में ही होगा। इसलिए हमें जनहित निर्धारित करने के किसी अलग तरीके की जरूरत ही नहीं है, ये अवरोध ही काफी हैं। ये कौन कौन से अवरोध है, इंटरनल और एक्सटर्नल? हाँ, इंटरनल कंस्ट्रेंट्स यानी आंतरिक बाधाएं में चीजें आती हैं, जैसे प्रोफेशनल सोशलाइजेशन यानी व्यावसायिक समाजीकरण, मतलब ट्रेनिंग और पेशे के माहौल से सीखी गई नैतिकता। ये फ्रीडरिच और कोल जैसे विचारकों का मत था। या फिर प्रशासकों के अपने मॉरल फाउंडेशंस, नैतिक आधार, जैसा डेनहार्ट ने कहा। और एक्सटर्नल कंट्रोल्स, बाहरी नियंत्रणों की लिस्ट लंबी है, जैसे कानून अपने आप में एक बड़ा नियंत्रण है, रोड ने इस पर जोर दिया। कोर्ट्स जो प्रशासनिक फैसलों की समीक्षा कर सकती हैं, डेविस। पब्लिसिटी यानी मीडिया और जनता की नजर, टू लॉक। लेजिस्लेटिव सर्वेलेंस यानी संसद या विधानसभा का नियंत्रण, हाइनेमन। डिसेंट्रलाइजेशन यानी शक्तियों को नीचे बांटना, वॉल्डो। और सिटीजन पार्टिसिपेशन, नागरिक भागीदारी, वॉन मिजीज। कुछ विचारक मानते हैं कि ये दोनों, आंतरिक और बाहरी, मिलकर काम करते हैं, जैसे कूपर। तो ये सारे नियंत्रण मिलकर प्रशासकों को सही रास्ते पर रखते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्या असल दुनिया में ऐसा होता है? क्या पता है कि कौन सा नियंत्रण ज्यादा प्रभावी है? इस पर शोध मिला जुला है, पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। कुछ शोध कहते हैं कि इंटरनल इनहिबिटर्स, आंतरिक अवरोधक जैसे पेशेवर मूल्य, ज्यादा प्रभावी हैं, मेंजिल का काम। दूसरी तरफ कुछ कहते हैं कि एक्सटर्नल कंट्रोल, बाहरी नियंत्रण, खासकर कानून, मुख्य मार्गदर्शक हैं, गॉर्टनर का शोध। तो तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन इसमें एक कमी बताई गई है, अ मिस्ड पॉइंट। हाँ, और वो कमी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारा साहित्य, लिटरेचर हमें निवारक या सुधारात्मक उपायों की एक लिस्ट तो दे देता है कि क्या क्या चीजें प्रशासकों को गलत करने से रोक सकती हैं, लेकिन ये नौकरशाहों के लिए जनहित तय करने का कोई सिस्टमैटिक, प्रोएक्टिव, सक्रिय तरीका नहीं बताता।
मतलब जैसे विधायिका में बहुमत है या अदालतों में मिसाल है, वैसा कोई साफ रास्ता नहीं सुझाता। बिल्कुल। और स्रोत ये भी कहता है कि असल में ऐसा कोई एक व्यवस्थित तरीका शायद है भी नहीं। नौकरशाही की प्रकृति ही ऐसी है कि उसे अलग अलग स्थितियों में अलग अलग दबावों के बीच फैसले लेने पड़ते हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी वाला नजरिया सवाल से बचता है। एक और नजरिया है ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म, संगठनात्मक मानवतावाद। ये क्या कहता है? हाँ, ये दूसरा समूह है, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिस्ट, संगठनात्मक मानवतावादी। ये एक नैतिक ढांचा, एथिकल फ्रेमवर्क पेश करने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि पर्सनल डिग्निटी, व्यक्तिगत गरिमा ही अल्टीमेट वैल्यू है, अंतिम मूल्य, सबसे ऊंचा मूल्य। व्यक्तिगत गरिमा, तो इसका मतलब जनहित क्या हुआ? उनके हिसाब से जनहित हमेशा इस बात में है कि हर व्यक्ति के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य के अंत ही मनुष्य के अंत हैं। The ends of man are the ends of man. मतलब इंसान अपने आप में साध्य है, किसी और चीज का साधन नहीं। ये विचार ड्रॉकेंस और सिमन्स का है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, स्पष्ट भी है, हर इंसान की गरिमा का सम्मान करो। हाँ, आकर्षक लगता है। लेकिन समस्या आती है इसके एप्लीकेशन में। जब इसे असल स्थितियों पर लागू करने की कोशिश करते हैं तो ये उतना मददगार साबित नहीं होता। कैसे? कोई उदाहरण? स्रोत अफर्मेटिव एक्शन का उदाहरण देता है। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है उन समूहों के लिए विशेष प्रयास करना जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से भेदभाव झेला है, ताकि उन्हें शिक्षा और रोजगार में बराबरी का मौका मिल सके। हाँ, भारत में आरक्षण कुछ वैसा ही है। तो इसमें दो पक्ष होते हैं आमतौर पर? बिल्कुल। एक पक्ष कहता है कि हाँ, विशेष प्रयास जरूरी हैं, भले ही इसके लिए कभी-कभी सामान्य मानकों, स्टैंडर्ड्स को थोड़ा कम भी करना पड़े ताकि उन समूहों को प्रतिनिधित्व मिल सके। दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, मानक कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि सरकार का दायित्व है कि वो सभी नागरिकों को सर्वोत्तम संभव शासन, बेस्ट पॉसिबल गवर्नेंस दे, और इसके लिए सबसे योग्य, मोस्ट कॉम्पिटेंट लोगों को ही चुना जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी समूह से हो। ये तो एक क्लासिक दुविधा है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म, संगठनात्मक मानवतावाद, इसमें कैसे मदद करता है? यहीं पर दिक्कत आती है। यह सिद्धांत कहता है मानवीय व्यवहार करो। अब सवाल यह है कि मानवता की सेवा किसमें है? क्या एक कम सक्षम, लेस क्वालिफाइड लेकिन वंचित समूह के सदस्य को नौकरी देना ज्यादा मानवीय है क्योंकि इससे उसका उत्थान होगा, या उसे नौकरी न देना ज्यादा मानवीय है क्योंकि इससे शायद एजेंसी बेहतर काम करेगी और ज्यादा लोगों की सेवा कर पाएगी? ये तो फंसने वाली बात हो गई। और ये दुविधा तब और बढ़ जाती है जब वो सरकारी एजेंसी जिसका काम ही भेदभाव खत्म करना है, उससे ये फैसला लेना हो। तो नतीजा ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म सुनने में अच्छा लगने के बावजूद जनहित तय करने के लिए कोई बहुत उपयोगी या व्यवहारिक प्रैक्टिकल गाइड साबित नहीं होता। तो अकाउंटेबिलिटी वाला तरीका सवाल से बचता है, ह्यूमनिज्म वाला तरीका लागू करने में मुश्किल है। तो फिर रास्ता क्या है? हमें अभी भी जनहित की एक सरल, व्यवहारिक परिभाषा चाहिए जिससे प्रशासक तर्कसंगत निर्णय ले सकें। क्या दर्शन शास्त्र इसमें मदद कर सकता है? कैन नॉर्मेटिव थ्योरी हेल्प? हाँ, अब हम दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। देखते हैं कि क्या वहां से कोई मदद मिल सकती है। स्रोत 4 मुख्य दार्शनिक नजरियों की चर्चा करता है जो जनहित को समझने में मदद कर सकते हैं। 4 नजरिए कौन कौन से हैं ये? पहला है फिलॉसफी 1, इंट्यूशनिज्म, अंतर्ज्ञानवाद। इसके बड़े प्रस्तावक अरिस्टोटल, अरस्तु जैसे दार्शनिक माने जाते हैं। इंट्यूशनिज्म मतलब अंतर्ज्ञान? हाँ, इस नजरिए में कई फर्स्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे सच बोलना, न्याय करना, वादा निभाना वगैरह। ये सारे सिद्धांत अपने आप में अच्छे और सराहनीय हो सकते हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब ये सिद्धांत आपस में टकरा जाते हैं। जैसे मान लीजिए सच बोलने का सिद्धांत और किसी की जान बचाने का सिद्धांत टकरा जाए, आप क्या चुनेंगे? इंट्यूशनिज्म कहता है कि ऐसी स्थिति में ये चुनने का कोई तयशुदा नियम या तरीका नहीं है कि कौन सा सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अपने इंट्यूशन या सहज बोध पर ही निर्भर रहना होगा। मतलब कोई साफ गाइडलाइन नहीं है, बस जो सही लगे वो करो। हाँ, इसीलिए इसे नैतिक रूप से काम चलाना, मॉरली मडलिंग थ्रू जैसा कहा गया है। अब अगर हम एफर्मेटिव एक्शन वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो इंट्यूशनिज्म इसमें कैसे मदद करेगा? शायद नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ भी सिद्धांत टकरा रहे हैं। समानता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, सामाजिक न्याय का सिद्धांत, कौन सा चुने? इंट्यूशनिज्म कहेगा अपनी अंतरात्मा से पूछो। बिल्कुल। तो ये बहुत मददगार नहीं लगता। अब दूसरा नजरिया फिलॉसफी 2, परफेक्शनिज्म, पूर्णतावाद। परफेक्शनिज्म मतलब पूर्णता पर जोर। हाँ, इस नजरिए में कोई अस्पष्टता नहीं है।
इसका एक ही सिद्धांत है, कला, विज्ञान और संस्कृति में एक्सीलेंस को बढ़ावा देना, समाज को परफेक्शन, पूर्णता के करीब ले जाना। अच्छा, लेकिन इसका जनहित से क्या लेना देना? उनका मानना है कि यही जनहित है। अगर इस उत्कृष्टता को हासिल करने की प्रक्रिया में समाज के कुछ कम सक्षम वर्गों को नुकसान भी होता है, तो वो नैतिक रूप से उचित, मॉरली जस्टिफाइड है, क्योंकि अंततः पूरा समाज आगे बढ़ रहा है परफेक्शन की ओर। ये तो काफी कठोर नजरिया लगता है। इसका प्रमुख विचारक कौन है? फ्रेडरिक नीत्शे इसके प्रमुख विचारकों में से हैं। उनका कहना था कि समाज को दुर्लभ और सबसे मूल्यवान नमूनों के लिए जीना चाहिए। मतलब जो सबसे उत्कृष्ट हैं, उनके विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो एफर्मेटिव एक्शन पर इस नजरिए का रुख क्या होगा? बिल्कुल स्पष्ट इनकार। परफेक्शनिज्म कहेगा कि हमें सिर्फ सबसे बेहतर, सबसे सक्षम लोगों को ही आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो। मानकों को कम करना उत्कृष्टता के लक्ष्य के खिलाफ है। नीत्शे के शब्दों में कहें तो भाड़ में जाए। बाप रे, काफी कड़ा रुख है। ठीक है, तो ये था परफेक्शनिज्म। तीसरा नजरिया फिलॉसफी 3, यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद। इसके सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। यूटिलिटेरियनिज्म, ये तो काफी सुना हुआ नाम है, अधिकतम लोगों का अधिक सुख। हाँ बिल्कुल, इसका मूल सिद्धांत यही है। अगर कोई नीति, पॉलिसी अधिकांश लोगों को बेहतर बनाती है, उनकी स्थिति सुधारती है, भले ही उसकी वजह से कुछ लोग, सम पीपल, बदतर स्थिति में पहुंच जाएं, तो भी वो नीति जनहित में मानी जाएगी, क्योंकि कुल मिलाकर समाज का भला ज्यादा हो रहा है। इसमें एक सिस्टमैटिक लॉजिक, व्यवस्थित तर्क तो है, और ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्यों के करीब भी लगता है, क्योंकि ये बहुमत के फायदे की बात करता है। हाँ, इसमें एक स्पष्ट कैलकुलेशन है। स्रोत एक उदाहरण देता है। मान लीजिए सरकार सब पर टैक्स लगाती है और उस पैसे से डॉक्टरों को ट्रेनिंग देती है। इससे ज्यादा डॉक्टर बनेंगे और समाज में ज्यादातर लोग स्वस्थ होंगे। लेकिन टैक्स लगने से गरीब लोग और गरीब हो सकते हैं। लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म कहेगा कि स्वास्थ्य का जो कुल लाभ समाज को मिल रहा है, वो गरीबों को हुए नुकसान से ज्यादा है। इसलिए ये नीति जनहित में है। अफर्मेटिव एक्शन पर यूटिलिटेरियनिज्म का क्या रुख होगा? यूटिलिटेरियनिज्म इसे खारिज करेगा। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव एक्शन सिद्धांततः सबको बेहतर नहीं बनाता। ये कुछ खास समूहों को फायदा पहुंचाता है और शायद दूसरों, जैसे जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं, को नुकसान। तो ये अधिकांश लोगों के लिए अधिकांश लाभ वाले सिद्धांत पर खरा नहीं उतरता। लेकिन इसमें एक चिंता की बात है, जैसा स्रोत भी कहता है, समाज के सबसे निचले तबके का क्या होगा? यूटिलिटेरियनिज्म उनकी अनदेखी कर सकता है अगर उनकी संख्या कम है। यही इसकी मुख्य आलोचना है कि ये अल्पसंख्यकों या वंचितों के हितों की रक्षा नहीं कर पाता अगर उनके हितों को बहुमत के हितों के लिए कुर्बान करना पड़े। तो इसी कमी को दूर करने के लिए चौथा नजरिया आया, फिलॉसफी 4, फेयरनेस, निष्पक्षता, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। जी हाँ, ये यूटिलिटेरियनिज्म की उपयोगितावाद की इसी कमी को संबोधित करने की कोशिश करता है। इसकी कार्ल पॉपर के विचारों में देखी जा सकती हैं। 1945 में पॉपर ने कहा था कि हमें सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ी खुशी, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर के बजाय सभी के लिए परिहार्य पीड़ा की न्यूनतम मात्रा, मिनिमम अमाउंट ऑफ अवॉइडेबल सफरिंग फॉर ऑल की मांग करनी चाहिए। मतलब खुशी बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है दुख कम करना। हाँ, और जो दुख अनअवॉइडेबल है, अपरिहार्य है, उसे समान रूप से बांटना, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। लेकिन इस विचार को सबसे व्यवस्थित और प्रभावशाली रूप दिया जॉन रॉल्स ने अपनी प्रसिद्ध किताब अ थियरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत में, जो 1971 में आई। जॉन रॉल्स, इनका नाम तो एथिक्स में बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। उनके 2 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, न्याय के सिद्धांत क्या हैं, ये दोहराने लायक है। बिल्कुल, रॉल्स के 2 मुख्य सिद्धांत हैं। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के लिए समान स्वतंत्रता के साथ संगत सबसे व्यापक बुनियादी स्वतंत्रता का समान अधिकार हो। मतलब सबकी बुनियादी आजादी सबसे पहले और सबसे बराबर होनी चाहिए, व्यक्तिगत गरिमा सर्वोपरि। बिल्कुल, ये पहला सिद्धांत है। अब दूसरा सिद्धांत, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को ऐसे व्यवस्थित किया जाए कि वे यथोचित रूप से सभी के लाभ के लिए अपेक्षित हों।
रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी टू एवरीवन्स एडवांटेज, और बी सभी के लिए खुले पदों और कार्यालयों से जुड़ी हों। ये दूसरा सिद्धांत थोड़ा जटिल है, मतलब असमानताएं हो सकती हैं लेकिन दो शर्तों के साथ। हाँ, पहली शर्त यह है कि वो असमानता अंततः सभी के फायदे में हो, और दूसरी ये कि उन ऊंचे पदों तक पहुंचने का रास्ता सबके लिए खुला हो, किसी के लिए बंद ना हो। और अगर इन सिद्धांतों में टकराव हो तो? रॉल्स कहते हैं कि सिद्धांत 1 को हमेशा सिद्धांत 2 पर प्राथमिकता मिलेगी, मतलब बुनियादी स्वतंत्रता को आर्थिक या सामाजिक लाभ के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका निचोड़ क्या है? असमानताएं कब जायज हैं? निचोड़ ये है, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है रॉल्स की थ्योरी की, कि धन, अधिकार या अवसर की असमानताएं तभी न्याय संगत हैं जब वे सभी के लिए, और विशेष रूप से समाज के सबसे वंचित सदस्यों के लिए, कॉम्पेंसेटिंग बेनिफिट्स लेकर आएं। कॉम्पेंसेटिंग बेनिफिट्स मतलब उन असमानताओं से सबसे गरीब या कमजोर तबके को भी कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। हाँ, ये थ्योरी कुछ लोगों की कठिनाई को पूरे समाज की भलाई, ओवरऑल गुड के नाम पर उचित ठहराने से इनकार करती है, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म कर सकता था। रॉल्स कहते हैं कि हमें नीतियां बनाते समय खुद को अज्ञान के पर्दे के पीछे रख के सोचना चाहिए। मतलब हमें ये नहीं पता कि हम समाज में किस स्थिति में पैदा होंगे, अमीर या गरीब, पुरुष या महिला, किस जाति या धर्म के। तब हम ऐसी नीतियां बनाएंगे जो सबसे बुरी स्थिति वाले के लिए भी ठीक हों। ये तो फेयरनेस या निष्पक्षता की एक बहुत गहरी और कठोर व्याख्या है। जी हाँ। अब अगर हम एफर्मेटिव एक्शन वाले उदाहरण पर लौटें, तो रॉल्स की थ्योरी का इस पर क्या रोक होगा? ये शायद इसके पक्ष में होगी। बिल्कुल, रॉल्स का सिद्धांत इसके पक्ष में होगा। क्यों? क्योंकि जो लोग ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं, उन्हें अवसर न देना उन्हें और ज्यादा वंचित करेगा। उन्हें विशेष अवसर देना उनकी बुनियादी स्वतंत्रता, बेसिक लिबर्टी, सिद्धांत 1 को साकार करने में मदद करेगा, बिना दूसरों की बुनियादी स्वतंत्रता का हनन किए। और ये सुनिश्चित करेगा कि पद और अवसर सही मायनों में सभी के लिए खुले, ओपन टू ऑल, सिद्धांत 2B हों। हाँ, और ये भी तर्क दिया जा सकता है कि ऐसे उपायों से जो लाभ, जैसे विविधता बढ़ना, सामाजिक न्याय होना, मिलते हैं, वो अंततः समाज में सभी के लिए, खासकर सबसे वंचितों के लिए, सिद्धांत 2A, फायदेमंद हो सकते हैं। तो रॉल्स का फेयरनेस, निष्पक्षता का सिद्धांत अफर्मेटिव एक्शन का समर्थन करता है। तो ये 4 दर्शन हो गए: इंट्यूशनिज्म, परफेक्शनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म और फेयरनेस। रॉल्स, इनमें से प्रशासकों के लिए सबसे उपयोगी कौन सा है? देखिए, स्रोत कहता है कि फेयरनेस जनहित निर्धारण का एक व्यवहारिक और तर्कसंगत तरीका प्रदान करती है। परफेक्शनिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म भी तरीके देते हैं, लेकिन उनके अपने नैतिक सवाल हैं। इंट्यूशनिज्म और ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म, जैसा हमने देखा, उतने स्पष्ट या व्यवहारिक नहीं है। और अमेरिकी संदर्भ में फेयरनेस को बेहतर क्यों माना गया है स्रोत के अनुसार? स्रोत 2 कारण देता है। पहला, परफेक्शनिज्म के जो मूल्य हैं, उत्कृष्टता सबसे ऊपर, वो शायद अमेरिकी समाज के जो मुख्य धारा के मूल्य, डोमिनेंट वैल्यूज हैं, उनसे मेल नहीं खाते। दूसरा, यूटिलिटेरियनिज्म की ये कमी कि वो सबसे वंचितों को और अधिक वंचित करने की अनुमति दे सकता है, ये फेयरनेस के नजरिए से अस्वीकार्य है। हालांकि ये स्रोत का विश्लेषण है, श्रोता अपनी राय बना सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल ये है, डज फिलॉसफी मैटर? क्या दर्शन शास्त्र मायने रखता है? क्या ये किताबी बातें असल दुनिया में नौकरशाही के फैसलों में कोई भूमिका निभाती हैं? बिल्कुल निभाती हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और जवाब है बिल्कुल हाँ। ये दर्शनशास्त्र सिर्फ अकादमिक बहसों तक सीमित नहीं है। ये नौकरशाही के निर्णयों, ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस और सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी को गहराई से प्रभावित करते हैं, भले ही प्रशासक खुद इस बात से अवगत ना हो कि वो किस दार्शनिक नजरिए का पालन कर रहे हैं। अच्छा, कैसे? कुछ उदाहरण है? हाँ, स्रोत कई उदाहरण देता है। ये शायद सबसे आम है। जब कोई स्पष्ट नियम या सिद्धांत नहीं होता, तो प्रशासक अक्सर अपने गट फीलिंग या अंतर्ज्ञान के आधार पर फैसला लेते हैं। ये एक तरह का डिफॉल्ट मोड है, जो अक्सर अनजाने में अनकॉन्शियसली चुना जाता है। ठीक है। और परफेक्शनिज्म? परफेक्शनिज्म पूर्णतावाद का उदाहरण है। नेशनल साइंस फाउंडेशन, NSF जैसी संस्थाएं अमेरिका में ये विज्ञान को इसलिए फंड करती हैं क्योंकि विज्ञान अपने आप में मूल्यवान है, साइंस फॉर साइंसेस सेक, न कि किसी तात्कालिक उपयोगिता के लिए।
ये उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। और यूटिलिटेरियनिज्म? इसका क्लासिक उदाहरण है यूएस आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स जैसी एजेंसियां जो बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे बांध बनाने के लिए बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस करती हैं। वो डॉलर में गणना करते हैं कि प्रोजेक्ट से कितना आर्थिक लाभ होगा और कितनी लागत आएगी। और इसमें वो दिक्कत आ सकती है जिसकी हमने बात की थी। हाँ, जैसे अगर बाढ़ रोकने के लिए दीवार बनानी है तो ये विश्लेषण शायद अमीर लोगों के घरों को बचाने को ज्यादा प्राथमिकता देगा, क्योंकि उनके घरों का मूल्य डॉलर में ज्यादा है, भले ही गरीब लोगों के घर ज्यादा संख्या में डूब रहे हों। ये यूटिलिटेरियनिज्म का एक क्रूर पहलू हो सकता है। और फेयरनेस, निष्पक्षता, रॉल्स पॉपर, ये कहाँ दिखता है? ये भी बहुत व्यापक रूप से लागू होता है। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, प्रगतिशील आयकर यानी ज्यादा कमाने वालों पर ज्यादा टैक्स लगाना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसका आधार यही है कि टैक्स का बोझ उन पर ज्यादा डाला जाए जो उसे सह सकते हैं, ताकि सबसे कमजोर तबके की स्थिति और खराब न हो। हाँ, कोई भी सरकार रिग्रेसिव इनकम टैक्स तो नहीं लगाती जहां गरीबों पर ज्यादा टैक्स हो। सामान्यतः नहीं। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि हाँ, दर्शन शास्त्र नौकरशाही में भी फलता फूलता है और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो अब हम आते हैं आखिरी हिस्से की तरफ। व्हाट इज टू बी डन? इम्प्लीमेंटिंग एथिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या किया जाना है? नैतिक लोक प्रशासन का कार्यान्वयन। हमने समस्याएं समझ ली, दर्शन समझ लिया, अब समाधान की बात। हाँ, लेनिन ने कभी पूछा था क्या किया जाना है, और उनका जवाब था क्रांति। स्रोत मजाक में कहता है कि शायद सरकारी भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भी कुछ वैसे ही क्रांतिकारी कदमों की जरूरत है। भ्रष्टाचार, ये तो एक सदाबहार मुद्दा है। और स्रोत एक विडंबना की ओर इशारा करता है। अमेरिका के संदर्भ में ऐसा लगता है कि 20वीं और 21वीं सदी में भ्रष्टाचार का केंद्र यानी लोकस ऑफ करप्शन राज्य और स्थानीय स्तर से हटकर संघीय सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट की ओर शिफ्ट हो गया है। ऐसा क्यों? राज्य स्थानीय स्तर पर सुधार हुआ है क्या? हाँ, वहाँ प्रोफेशनलाइजेशन यानी व्यावसायीकरण बढ़ा है। जैसे हमने सिटी मैनेजर्स की बात की, इससे शायद वहाँ भ्रष्टाचार कम हुआ है। लेकिन वॉशिंगटन में यानी संघीय स्तर पर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, हितों के टकराव और स्पेशल इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस, विशेष हितों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया लगता है। और चिंता की बात यह है कि इसे काफी हद तक कानूनी रूप से सहन किया गया है। मतलब कानून के दायरे में रहकर भी नैतिकता का उल्लंघन हो रहा है। हाँ, जिसे लीगल बट नॉट एथिकल कहा जा सकता है। स्रोत यहाँ पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप प्रशासन का उदाहरण देता है, जिसे हमें तटस्थ रूप से प्रस्तुत करना है। हाँ, क्या उदाहरण है? जैसे राष्ट्रपति का अपने टैक्स रिटर्न जारी न करना, उनका अपना होटल होना जिसका इस्तेमाल विदेशी राजनयिक फॉरेन डिप्लोमैट्स करते थे, जिससे उन पर प्रभाव डालने का सवाल उठा। चुनाव के बाद उनकी कंपनी द्वारा 400+ कॉन्डो की बिक्री, करीब $90 मिलियन की, जिससे संभावित प्रभाव खरीदे जाने पोटेंशियल इन्फ्लुएंस बाइंग की चिंताएं उठीं, और प्रशासन द्वारा एथिक्स ट्रेनिंग से पीछे हटना। ये सब उदाहरण स्रोत में दिए गए हैं जो हितों के टकराव और नैतिक मानकों पर सवाल उठाते हैं। तो अगर संघीय स्तर पर यह स्थिति है तो समाधान क्या है? विश्वास और सम्मान, ट्रस्ट एंड एस्टीम कैसे बढ़ाया जाए? स्रोत कहता है कि राज्य और स्थानीय सरकारों ने जनता का विश्वास यानी पब्लिक ट्रस्ट और सम्मान, एस्टीम, संघीय सरकार की तुलना में बेहतर ढंग से बनाए रखा है। तो सवाल है कि इसे और कैसे बढ़ाया जाए और संघीय स्तर पर कैसे लाया जाए। एक तरीका सुझाया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी लोक प्रशासकों का कॉम्पनसेशन यानी वेतन बढ़ाना। ये थोड़ा अटपटा लग सकता है। हाँ, ये सुनने में शायद उल्टा लगे कि भ्रष्टाचार कम करने के लिए वेतन बढ़ाओ, लेकिन इसके पीछे एक तर्क है। क्या तर्क है? तर्क ये है कि हायर इनकम यानी उच्च आय से अक्सर हायर सोशल स्टेटस यानी उच्च सामाजिक स्थिति जुड़ा होता है, और जिन समाजों में सरकारी अधिकारियों का स्टेटस ऊंचा होता है वहां सरकार में लोगों का भरोसा भी ज्यादा होता है। क्या इसका कोई सबूत है? हाँ, याद करें हमने पहले बात की थी कि अमेरिका में राज्य और स्थानीय प्रशासक संघीय प्रशासकों की तुलना में ज्यादा कमाते हैं रिलेटिव टू प्राइवेट सेक्टर, और उन्हीं की सरकारों पर जनता का भरोसा भी ज्यादा है। स्रोत कहता है कि ये संबंध, कोरिलेशन, वास्तविक है। और वेतन बढ़ाने के और क्या फायदे हो सकते हैं? दूसरा फायदा ये है कि ज्यादा वेतन बेहतर आवेदकों, बेटर एप्लीकेंट्स को आकर्षित करता है, जिनका IQ बेहतर हो।
व्यक्तित्व ज्यादा उपयुक्त हो और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुझान, पब्लिक सेक्टर मोटिवेशन ज्यादा हो। इससे एक्सेप्टेंस रेट्स भी बढ़ती हैं, मतलब अच्छे उम्मीदवार नौकरी स्वीकार करने की ज्यादा संभावना रखते हैं। ये डाल्बो एट अल का अध्ययन बताता है। और भ्रष्टाचार पर क्या असर होता है? तीसरा तर्क ये है कि अच्छा वेतन भ्रष्टाचार के प्रलोभन को कम करता है। अगर आपकी तनख्वाह अच्छी है तो आप छोटी मोटी रिश्वत के लिए अपना करियर दांव पर क्यों लगाएंगे? ये बेकर और स्टिगलर और वैन रिजगेम और वेडर के अध्ययनों का निष्कर्ष है। ये खासकर उन क्षेत्रों में ज्यादा सच है जहां भ्रष्टाचार की गुंजाइश ज्यादा होती है, जैसे रेगुलेशन या विनियमन या प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। इसका कोई जीता जागता उदाहरण है दुनिया में? हाँ, स्रोत सिंगापुर का उदाहरण देता है। वहां मंत्रियों और टॉप सिविल सर्वेंट्स का वेतन बहुत ज्यादा है, $1 मिलियन। $1 मिलियन? हाँ, और नतीजा 1990 से पहले सिंगापुर में भ्रष्टाचार काफी था, लेकिन आज वो दुनिया की सबसे कम भ्रष्ट और सबसे कुशल नौकरशाहियों में से एक गिना जाता है। उनके पास $250 बिलियन से ज्यादा का वित्तीय भंडार है, जो अच्छे शासन का एक संकेत माना जाता है। ये तो बहुत प्रभावशाली उदाहरण है, लेकिन क्या ये समाधान आसान है, वेतन बढ़ाना? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। यहीं पर चुनौती आती है, वेतन वृद्धि और जनमत। जनता क्या सोचती है इस बारे में? जनता का रवैया अक्सर नकारात्मक होता है। स्रोत कैलिफोर्निया का उदाहरण देता है। 2010 में जब कुछ शहरों में शहर प्रबंधकों के वेतन सार्वजनिक पब्लिकली डिस्क्लोज किए गए तो जनता में बहुत गुस्सा फैला। क्यों? क्या वेतन बहुत ज्यादा थे? शायद जनता को ऐसा लगा। नतीजा ये हुआ कि इस पॉपुलिस्ट प्रतिक्रिया के दबाव में आकर शहरों को अपने प्रबंधकों का वेतन घटाना पड़ा, औसतन 8%। और इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि सिटी मैनेजर क्विट रेट, शहर प्रबंधक के नौकरी छोड़ने की दर 75% बढ़ गई। अच्छे अनुभवी प्रबंधक नौकरी छोड़कर चले गए। ओह, तो ये तो उल्टा पड़ गया। हाँ, जनता की धारणा, पब्लिक परसेप्शन, एक बड़ी बाधा है। एक सर्वे के मुताबिक 68% अमेरिकी मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग सरकारी कर्मचारियों से ज्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा। और सिर्फ 13% अमेरिकी मानते हैं कि अच्छे लोगों को आकर्षित करने के लिए सरकारी वेतन बढ़ना चाहिए। तो जनता का समर्थन हासिल करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। फिर भी स्रोत तर्क देता है कि नागरिकों के अपने भले के लिए इस चुनौती का सामना करना होगा और प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए वेतन पर विचार करना होगा। ये वाकई एक जटिल मुद्दा है। अब अंत में एक केस स्टडी दी गई है, द पैशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का जुनून। रॉबर्ट मोजेस का मामला। ये कौन थे? रॉबर्ट मोजेस 20वीं सदी के अमेरिका, खासकर न्यूयॉर्क के एक बेहद प्रभावशाली और विवादास्पद कंट्रोवर्शियल पब्लिक फिगर थे। उन्हें अमेरिका का सबसे महान निर्माता कहा गया है। ग्रेटेस्ट बिल्डर? क्या बनाया उन्होंने? उन्होंने न्यूयॉर्क शहर और राज्य का नक्शा ही बदल दिया। वो एक आदर्शवादी सुधारक, गूगू रिफॉर्मर के रूप में शुरू हुए थे, लेकिन धीरे धीरे सत्ता के एक जबरदस्त दलाल, पावर ब्रोकर बन गए। उनका कार्यकाल बहुत लंबा था, करीब 1924 से 1968 तक। और सबसे अजीब बात यह है कि वो कभी किसी चुने हुए पद, इलेक्टेड ऑफिस पर नहीं रहे। हाँ, ये सबसे खास बात है। वो हमेशा नियुक्त अपॉइंटेड पदों पर रहे। वो कई पब्लिक अथॉरिटीज, सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रमुख थे। ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो सरकार से थोड़ी स्वायत्त होती हैं और अपने प्रोजेक्ट्स के लिए खुद पैसा जुटा सकती हैं। अक्सर वो इन प्राधिकरणों के अकेले सदस्य या सर्वेसर्वा होते थे। अकेले सदस्य? और कितने प्राधिकरणों के प्रमुख थे वो एक समय पर? अपने चरम पर वो एक साथ 14 राज्य और शहर के प्राधिकरणों के प्रमुख थे। सोचिए कितनी शक्ति रही होगी उनके पास। ने की थी। पैमाना विशाल था। न्यूयॉर्क शहर में 416 माइल्स के पार्कवे, हाँ। 15,000 एकर्स की तट रेखा परियोजनाएं, हाँ। 1000 प्लस अपार्टमेंट इमारतें। बाप रे। और राज्य स्तर पर न्यूयॉर्क राज्य में लगभग सारे प्रमुख एक्सप्रेसवेज, हाँ, मनहाटन को जोड़ने वाले 9 में से 7 पुल, बड़े बड़े बिजली के बांध, पावर डैम्स, विशाल पार्क। एक समय पर न्यूयॉर्क के पास अमेरिका के कुल राज्य पार्क क्षेत्र का 45% हिस्सा था। ये तो अद्भुत है। हाँ, और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका प्रभाव था। हाँ। इंटरस्टेट हाईवे एक्ट
अंतर्राज्यीय राजमार्ग अधिनियम बनाने में, जिसने पूरे अमेरिका में हाईवे का जाल बिछाया, और अर्बन रिन्यूअल प्रोग्राम, शहरी नवीकरण कार्यक्रम में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक आलोचक लुइस मम्फर्ड ने कहा था कि उनका प्रभाव किसी भी अन्य समकालीन व्यक्ति से अधिक था। तो फिर नैतिक सवाल कहाँ उठता है? ये सब तो अच्छा ही लगता है। यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू आता है, द डार्क साइड, नकारात्मक पक्ष। सवाल उठता है कि ये सब किस कीमत पर हासिल किया गया? क्या अंत साधनों को उचित ठहराते हैं? क्या कीमत चुकानी पड़ी? पहली बात, बनाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ नष्ट भी किया। उनके प्रोजेक्ट ज्यादातर मध्य वर्ग और अमीर वर्ग के लिए थे, खासकर वो लोग जिनके पास कारें थीं। और गरीबों का क्या हुआ? उनकी परियोजनाओं के रास्ते में आने वाले करीब 5 लाख लोगों के घर उजाड़ दिए गए। आधा मिलियन लोग। 5 लाख लोग। और उनके प्रति मूसा का रवैया कैसा था? स्रोत कहता है कि उनमें विस्थापितों, डिस्प्लेस्ड के प्रति तिरस्कार का भाव था। जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब था, ना, मतलब कोई परवाह नहीं। ये तो बहुत असंवेदनशील है। और उनके तरीके कैसे थे? वो अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्होंने धोखा, बदनामी, ब्लैकमेल और यहाँ तक कि रिश्वत का भी इस्तेमाल किया। उनके कामों से जुड़े बड़े बड़े घोटाले हुए, जिसे स्रोत भ्रष्टाचार का विशाल पैमाना कहता है। क्या वो खुद भ्रष्ट थे? दिलचस्प बात यह है कि वो व्यक्तिगत रूप से मनी ऑनेस्ट माने जाते थे। उन्होंने अपने लिए पैसा नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने अपने सहयोगियों मोजेस मैन को करोड़पति बनने दिया, जो उनके इशारों पर काम करते थे, और वो खुद सत्ता के नशे में चूर थे। सत्ता का नशा कैसे? उनके ठाट बाट देखिए, एक निजी यॉट जिसके 3 कप्तान थे, 4 अलग अलग डाइनिंग रूम, उनके सचिवों का वेतन शहर के कमिश्नरों से ज्यादा था, बड़ी बड़ी महंगी कारें और शोफर्स, और उनका गुस्सा, वो स्याही का बर्तन फेंक देते थे, दीवारों पर मुक्का मारते थे। एक सैविज एनर्जी थी उनमें। और वो कानून की परवाह करते थे? बिल्कुल नहीं, वो अवैधता पर गर्व करते थे। उनका एक मशहूर कथन था, मैंने जो कुछ भी किया है वो वैधता से रंगा हुआ नहीं है। Nothing I have ever done has been tinged with legality. ये तो खतरनाक है। तो उनका अंत कैसे हुआ? आखिरकार राजनीतिक हवा बदली। 1968 में उन्हें सत्ता से हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 1981 में उनकी मृत्यु हुई 92 साल की उम्र में। तो ये केस स्टडी हमें क्या सिखाती है? ये प्रशासकों की अपार शक्ति को दिखाती है। ये दिखाती है कि वो कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन साथ ही कितना नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये जुनून, पैशन और नैतिकता, एथिक्स के बीच के तनाव को उजागर करती है। क्या महान कार्य करने के लिए नैतिक रूप से संदिग्ध तरीके अपनाना जायज है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मूसा का जीवन छोड़ जाता है। बिल्कुल। एक प्रशासक का जुनून उसे कहां तक ले जा सकता है और उसकी कीमत क्या हो सकती है। अब हम बिल्कुल अंत में हैं। बिग ब्यूरोक्रेसीज, बिग डिसीजंस। बड़ी नौकरशाही, बड़े फैसले। हाँ, इस पूरी चर्चा के अंत में लोक और गैर लाभकारी प्रशासक का जो अंतिम कर्तव्य है उसे याद रखना महत्वपूर्ण है। नैतिक निर्णय लेना, मेकिंग एथिकल डिसीजंस। और ये फैसले छोटे नहीं होते। उनके फैसले बहुत दूरगामी हो सकते हैं, या हो सकता है वो सिर्फ एक व्यक्ति को प्रभावित करे, लेकिन हर फैसला लोगों को बदलता है, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। बिल्कुल। तो हमारी गुजारिश यही है, जैसा स्रोत भी कहता है, कि अगर आप इन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं या पहले से हैं, तो हमेशा खुद से ये सवाल पूछें, आपके फैसलों से लोगों की मदद कैसे होगी या उन्हें चोट कैसे पहुंचेगी। शायद इससे जरूरी सवाल कोई और नहीं है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए आज की इस लंबी और गहन चर्चा की मुख्य बातें, की टेक अवे संक्षेप में दोहरा लेते हैं। जी, सबसे पहले हमने देखा कि लोक क्षेत्र नैतिकता, पब्लिक सेक्टर एथिक्स का विकास हुआ है, और इसकी शुरुआत कार्यरत प्रशासकों ने की थी, जो एक दिलचस्प बात है। हाँ, फिर हमने देखा कि संहिताएं और आयोग बने हैं, खासकर अमेरिका में, लेकिन उनमें चुनौतियां हैं, जैसे राज्यों में धन, फंडिंग, प्रवर्तन, एनफोर्समेंट और प्रकटीकरण डिस्क्लोजर की कमी। बिल्कुल। तीसरी बात, लोक प्रशासक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स रोज एथिकल डिलेमाज, नैतिक दुविधाएं झेलते हैं, लेकिन वो नैतिकता के प्रति प्रतिबद्धता भी दिखाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, वो कदाचार की रिपोर्ट करने की संभावना निजी या गैर लाभकारी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा रखते हैं, 87%। ये वाकई एक की पॉइंट था। जी। चौथा, उच्च नैतिक माहौल, हाई एथिकल क्लाइमेट सिर्फ अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये बेहतर शासन परिणामों,
बेटर गवर्नेंस आउटकम्स और उच्च प्रशासनिक क्षमता एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस से भी जुड़ा है। नैतिकता और क्षमता साथ साथ चलते हैं। ठीक है। फिर वो बड़ा सवाल आया, जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट। हाँ, 5वां बिंदु यही है कि जनहित तय करना एक केंद्रीय चुनौती है। नौकरशाही जवाबदेही का नजरिया नियंत्रणों पर केंद्रित है, लेकिन वो जनहित तय करने का कोई सक्रिय प्रोएक्टिव तरीका नहीं देता। ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म भी व्यवहारिक नहीं है। तो दर्शन शास्त्र की ओर देखा हमने। छठा बिंदु, छठा, दार्शनिक ढांचे फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क्स हमें जनहित पर सोचने के अलग अलग तरीके देते हैं। इंट्यूशनिज्म, परफेक्शनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म और फेयरनेस, रॉल्स पॉपर। इनमें फेयरनेस, जो सबसे कमजोरों के लाभ, एडवांटेज ऑफ द लीस्ट वेल ऑफ, पर जोर देता है, लोकतांत्रिक समाजों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक रेलेवेंट लगता है। सातवां, क्या दर्शन मायने रखता है? हाँ, 7वां बिंदु, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी असल में नीति पॉलिसी को प्रभावित करता है। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स फेयरनेस पर आधारित है, बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस यूटिलिटेरियनिज्म पर। आठवां, नैतिकता लागू करने के तरीके। 8वां, नैतिकता लागू करने में भ्रष्टाचार से निपटना शामिल है। एक संभावित तरीका बेहतर वेतन हो सकता है, जैसा सिंगापुर का उदाहरण दिखाता है, हालांकि ये राजनीतिक रूप से मुश्किल है। और नौवां, रॉबर्ट मोजेस का केस। 9वां, रॉबर्ट मोजेस का मामला प्रशासकों की अपार शक्ति, पावर, और उनके सामने आने वाली नैतिक चुनौतियों, एथिकल चैलेंजेस को उजागर करता है। जुनून बनाम नैतिकता। और आखिरी 10वां बिंदु, 10वां और सबसे महत्वपूर्ण, प्रशासक का अंतिम कर्तव्य है अपने हर निर्णय के मानवीय प्रभाव, ह्यूमन इम्पैक्ट पर विचार करना, किसके लिए अच्छा, किसके लिए बुरा। बहुत बढ़िया। ये 10 बिंदु इस पूरे अध्याय का सार हैं। उम्मीद है ये विस्तृत चर्चा आपकी यूपीएससी तैयारी और एक जागरूक नागरिक या भावी प्रशासक बनने में मददगार होगी। ब्यूरोक्रेटिक एथिक्स, नौकरशाही नैतिकता को समझना वाकई बेहद जरूरी है। जी हाँ, ये विषय बहुत गहरा है। इसे ठीक से समझने के लिए शायद श्रोताओं को इसे दोबारा सुनने पर विचार करना चाहिए। इसमें कई परतें हैं। बिल्कुल। और अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी तो प्लीज सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनसे हमें पता चलता है कि आपको और क्या चाहिए। जी, आपके सुझाव हमें बेहतर करने में मदद करते हैं। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का उपयोग कर सकते हैं। इससे हमें चैनल को लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल बनाने में मदद मिलेगी, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहें। आपका सहयोग सराहनीय होगा। तो अगले एपिसोड तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।